को लैंड होने में अभी कितना टाइम बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको फिक्स टाइम जो है चंद्रयान 3 का जो इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चंद्रयान 3 का लैंडिंग समय जो है मात्र महज 22 घंटे का रह गया, यानी 22 घंटे के अंदर अंदर चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। तो यहाँ पर हम फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर इसके मिशन चंद्रयान 3 का चांद पे जाने का मिशन क्या था और क्यों गया था और इससे भारत को क्या फायदा होगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 मिशन सफल तो चांद पर कॉलोनी काटने की राह खुल सकती है। क्या मंगल पर जाने वाले रॉकेट चांद से ईंधन लेकर उड़ सकते हैं? क्या चांद पर खदान बनाने वाला देश अकूत परमाणु ऊर्जा की कुंजी पा लेगा? ऐसे सवालों के कुछ ऐसे जवाब चंद्रयान 3 मिशन से मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन से भारत को बहुत उम्मीदें हैं। चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होना पूरे देश के लिए खुशी की बात होगी। इसके बाद लैंडर से इसरो का बनाया 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा और चांद की जमीन पर घूम टहल कर डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के मायने एक वैज्ञानिक उपलब्धि से कहीं आगे के हैं। कैसे, आइए हम अच्छे से यहाँ पर बारीकी से समझते हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि चंद्रयान 3 अभी किस स्टेज में है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। 19 अगस्त की मध्याह्न रात के बाद रात 1:50 पर चंद्रयान की गति कम करने के लिए दूसरा और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन पूरा हुआ था। अब लैंडर चांद से 25 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी और 134 किलोमीटर की अधिकतम दूरी वाले ऑर्बिट में है। लैंडर के इंस्ट्रूमेंट्स के जांच के लिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की दक्षिणी ध्रुव के इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, मतलब हौले से चांद की जमीन पर कदम रखेगा। ये मिशन सफल हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत एक ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन ये होड़ किस लिए है? करोड़ों खर्च करके चांद की दक्षिणी ध्रुव पर क्या ढूंढा जा रहा है? इस मिशन के यहाँ पर क्या क्या फायदे हैं वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि मिशन के क्या क्या फायदे हैं। असल में चंद्रमा में दक्षिणी ध्रुव के कई बड़े हिस्से पर मौजूद क्रेटर यानी गड्ढे हैं, जो कि उल्कापिंड के गिरने से गड्ढे हो जाते हैं। अरबों वर्षों से ये सूर्य की रोशनी से अछूत है। कह लीजिए कि वहाँ एक किस्म की पैरामेंटिन शैडो है। कभी सूरज का प्रकाश नहीं पड़ा, इसीलिए चांद की दक्षिणी ध्रुव पर तापमान की काफ़ी कम है। इसीलिए ये मत रहा है कि यहाँ के क्रेटर्स में बर्फ़ मिल सकती है। इसीलिए सारे ताकतवर देशों ने अपने मून मिशन में चांद की दक्षिणी ध्रुव पर फोकस किया है, छानबीन की है। इनमें अमेरिका के लूनर प्रोस्पेक्टर 1998 और ILRO 2009 और LCROSS 2009, चीन की चेंगई 4 2018 और भारत का चंद्रयान 1 2008 प्रमुख है। और यहाँ पर चांद की दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर की रचना अपने में एक अनूठी है और वहाँ हमारे सौरमंडल के पैदा होने से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। ये भी मानता है कि इन विशेषताओं के चलते चांद का ये इलाका मानव बस्ती बसाने की क्षमता रखता है। अमेरिका का नासा भी अपने आर्टेमिस और कार्यक्रम के जरिए चांद पर 2025 में जो मानव अभियान भेज रहा है वो भी दक्षिणी ध्रुव पर ही जाएगा। दुनिया के दूसरे कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां चंद्रमा के इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए मिशन की योजना बना रही हैं। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सीधे तौर पर कोई नई चीज़ नहीं मिलने जा रही है। पहले के अभियानों की तरह ये भी एक खोज अभियान है, एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इस मिशन से मिलने वाला डेटा भविष्य में चांद को लेकर बड़ी संभावनाओं के रास्ते खोल सकता है। मसलन चांद पृथ्वी के करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चांद की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। फिर भी चांद पृथ्वी को प्रभावित करता है। कैसे? असल में पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये हम जानते हैं कि झुकाव को नियंत्रित करने का काम चांद भी करता है और इस नेत्र से पृथ्वी की जलवायु प्रभावित होती है। पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाट, हाई टाइड, लो टाइड भी चांद की वजह से आता है।
माने समुद्री लहरें की गति और प्रकृति भी चांद निर्धारित करता है। चांद की कई नई जानकारियां सामने आने से पृथ्वी पर चांद को के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टानों के केमिकल टेस्ट से उस इलाके की भौगोलिक विशेषताओं वातावरण की जानकारी मिलेगी। भविष्य में चांद पर इंसानों को भेजने के मिशन आसान होंगे। निजी संस्थाओं के लिए मून मिशन एक व्यवसाय की तरह उभर रहा है, इसमें भी बढ़ोतरी होगी। ये तो मिशन के सीधे फायदे हैं, जो डाटा इकट्ठा होगा उससे मिलने वाले फायदे, लेकिन भविष्य को लेकर दूरगामी और भी बड़ी उम्मीदें भी हैं। चांद पर जीवन की संभावना ढूंढ रहे वैज्ञानिक ये जानते हैं कि चांद पर तापमान पृथ्वी की तरह जीवन के योग्य नहीं है। चांद पर तापमान बहुत तेजी से बदलता है। दिन में चांद पर 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, जबकि रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहता है। लेकिन चांद के पास कई ऐसे संसाधन हैं जिनके लालच में दुनिया भर के देशों की स्पेस एजेंसियां चांद को और ज़्यादा खोजने में, टटोलने में लगी रहती हैं। चांद के पास और क्या क्या है जो हमें चाहिए। इंडिया टुडे की एक खबर के मुताबिक साल 2008 में भारत के चंद्रयान 1 मिशन के दौरान हमने चांद पर पानी खोज लिया था। इस मिशन के दौरान चांद की सतह पर हाइड्रोक्सेल ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप भी होता है, माने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु शामिल होते हैं। कई के अणु मिलते हैं। चांद के दोनों ध्रुवों पर इनकी तादाद और ज़्यादा थी। अब यही पानी जीवन के लिए आधारभूत ज़रूरत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्रोत भी होता है, जो रॉकेट के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे में चांद के किसी इलाके में अगर वायु यातायात में पानी होने का पता चलता है, यानी बहता हुआ पानी होने का पता चलता है, तो आने वाले वक्त में रॉकेट्स के लिए ये चांद पर ईंधन जुटाने की कोशिश शुरू की जा सकती है। इसके अलावा चांद पर मौजूद हीलियम-3 है। ये हीलियम गैस एक आइसोटोप और स्मारक होता है जो पृथ्वी पर दुर्लभ है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर मात्रा में है। लेकिन नासा के मुताबिक चांद पर लाखों टन हीलियम-3 तत्व मौजूद हैं और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ACA के मुताबिक हीलियम-3 प्रकृति से रेडियो एक्टिव नहीं होता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में हो सकता है और इससे कोई खतरनाक रेडियो एक्टिव कचरा भी नहीं पैदा होगा। इसके अलावा चांद पर कई ऐसे मेटल मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन और कंप्यूटर वगैरह बनाने में होता है। एयरक्राफ्ट, रॉकेट और जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग ने एक रिसर्च की थी। इसके मुताबिक चांद पर स्कैंडियम, एट्रियम और 15 लेथिनाइडेशन मौजूद हैं। इन्हें रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, माने ये धरती पर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। किसी खनिज या धातु को पाने के लिए इसका खनन, माइनिंग की जाती है। चांद पर इन तत्वों की माइनिंग कैसे होगी, ये साफ नहीं है। इसके लिए पहले तो चांद पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, मोटा कहें तो खदान बनानी होगी, फिर मशीन के ज़रिए खनन का काम किया जा सकता है। लेकिन ये संभावनाएं अभी दूर की कौड़ी हैं। और चांद पर खनन कौन करेगा और जो भी इस खनन से निकलेगा उसका मालिक कौन होगा, इसको लेकर दुनिया के कई देश के बीच अधिकार की लड़ाई जारी है। 1966 में यूनाइटेड नेशन आउटर स्पेस टेरिटरी में कहा गया है कि दुनिया का कोई भी देश चांद या किसी और भी खगोलीय पिंड पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और अंतरिक्ष में जो भी रिसर्च या खोजबीन होगी उससे सभी देशों का फायदा होना चाहिए। इसके बाद